कोचिंग ऐप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीबीएमएस का यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस और ये एकेटीयू का सिलेबस है जो सब्जेक्ट कोड है बीसीएस 501 और हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1 का वन शॉट। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का ओवरव्यू से लेके स्ट्रक्चर तक पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम लोग आधा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हम लोग इस यूनिट में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है और हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन-सा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन-सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन कम इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड पे। तो गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेटा, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक तो उतना पूछा नहीं गया है। तो अगर पूछा भी जाएगा तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 7 नंबर पे आता है डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस जो कि अभी 7 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई इसको आप चाहे जैसे भी करके याद करके या रट के या समझ के जैसे भी कर लेना। उसके बाद आता है 3 टियर आर्किटेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और ये भी 7 मार्क्स का पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है लगभग। उसके बाद 1 टियर, 2 मार्क्स में पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है स्कीमा एंड 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है डेटा इंडिपेंडेंसीज़ जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआई कहते हैं। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टेंसेस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आता है डेटा लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डीसीएल, टीसीएल, डीएमएल और डीडीएल पूछा जाता है जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कर सको उससे ज़्यादा है, तो इसको भी तैयार कर लेना आप लोग। डीबीएमएस इंटरफेस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डेटा मॉडल्स, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी हम जितना आपको इसमें पढ़ाएंगे सब 2 मार्क्स और 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जितना भी आपको पढ़ाएंगे वो एकदम ए टू जेड सब एक्यूरेट सिलेबस से है और कहीं इधर उधर नहीं है। सब एकेटीयू का सिलेबस है। अगर आप इसको वन शॉट वीडियो की तरह देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपका 70 मार्क्स कहीं नहीं गया। 70 मार्क्स से 65 60 तो आप गेन ही कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो कि डीबीएमएस है। तो यार ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो इसमें डीबीएमएस पूछना जाहिर सी बात है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बेसिकली ये होता क्या है? ये होता है कि ए सिस्टम विच इज़ गोइंग टू मैनेज द डेटाबेस इज नॉन एज डीबीएमएस। एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करता हो उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है कि ए डीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप कमांड्स टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना द डेटाबेस एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। तो हम बताते हैं, मान लो ये एक प्रकार का इंटरफेस है। ये क्या है? एक प्रकार का इंटरफेस है। तो इधर यूजर बैठा हुआ है और इधर डेटा बेस है आपका। वही चीज़ ये लाइन कह रही है कि बीच में कैसा वर्क करता है, ये इंटरफेस की तरह वर्क करता है। यानी कि यूजर और डेटाबेस के बीच में जो होता है वो इंटरफेस की तरह वर्क करता है। यही हमारा क्या होता है? डीबीएमएस होता है। अब हम लोग समझेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है डेटाबेस सिस्टम का। तो सबसे पहले हम एडवांटेज देखेंगे। पहला हमारा है कि डीबीएमएस प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी इन द डेटाबेस। जाहिर सी बात है भाई, डीबीएमएस जो होता है वो सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है डेटाबेस के लिए। ये रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज जो होती हैं उसको रिडक्शन करता है, यानी कम करता है। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा को इंडिपेंडेंट बनाता है। बैकअप एंड रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा सही होता है। इसका डिसएडवांटेज भी अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। ईजी टू रिट्रीवल ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को रिट्रीव करना आसान होता है। तो 5 टॉपिक आप एडवांटेज में लिख लीजिएगा और 3-4 टॉपिक जो होता है वो डिसएडवांटेज में लिख लेंगे, उतना बहुत होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि भाई जो हम सॉफ्टवेयर इसमें बनाएंगे वो बहुत ही महंगा होता है।
तो थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। ड्रेन्ड पीपल की रिक्वायर्ड बहुत ड्रेन्ड होती है। कम्प्लेक्सिटी इन बैकअप एंड स्टोर, यानी कि जो बैकअप एंड स्टोर का होता है वो कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि जो हम लोग बैकअप या स्टोर करते हैं डेटा को, उसमें थोड़ी-सी कठिनाई आती है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसलिए इसका एडवांटेज जो होता है वो कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा होता है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेटाबेस। डिफिनेशन पढ़िए डेटाबेस का। कह रहा है कि ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा। ये स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है या डेटा होता है, एंड इट इज इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। और ये कैसे स्टोर होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है? स्टोर होता है कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे कि सबसे पहले बिट्स आता है, उसके बाद फील्ड्स आता है, उसके बाद रिकॉर्ड्स आता है, उसके बाद फाइल्स आता है। आपको इधर दिख नहीं रहा होगा तो हम बता दें कि इधर लिखा हुआ है डेटाबेस। डेटाबेस यानी कि बिट्स के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइल के बाद डेटाबेस आता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है? डेटा। तो भाई डेटा क्या होता है इसको समझते हैं। डेटा इज फैक्ट। डेटा क्या है? फैक्ट है। दैट जो कि कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और इमेजेस के फॉर्म में। अब इसके बाद हम समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होती है। छोटी छोटी डिफिनेशन है, 2 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाया हूँ मैं। इतना अगर आप एक्यूरेट लिख के आते हैं तो 2 मार्क्स ऑब्वियसली आपको मिलेगा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन समझते हैं। इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है ये। और मीनिंगफुल डेटा, यानी कि जिस डेटा का कोई मतलब हो। एंड डेटा इज अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे। और डेटा कैसे अरेंज होना चाहिए? सिस्टमेटिक तरीके से डेटा अरेंज होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या अंतर है उसको बताइए। तो एक एक पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट डेटा का, दूसरा पॉइंट इन्फॉर्मेशन का समझेंगे। तो सबसे पहले डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए डेटा की बात करते हैं। तो डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। ये इसका फैक्ट कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि कोई निश्चित ही नहीं होती इसमें। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे। अभी तो आपको बताया मैं ना कि ये कैसा होता है? मीनिंगफुल, यानी कि इसका कोई मतलब होता है जो डेटा हम रखते हैं। फिर दूसरा है डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। डेटा में अगर बात करें डेटा की, तो डेटा डज नॉट डिपेंड, यानी कि डेटा डिपेंड नहीं करता है ऑन द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे डेटा क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। इसमें अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द डेटा। ठीक है भाई, डेटा क्या होता है? डिपेंड करता है किस पे? इन्फॉर्मेशन पे। इसके बाद आता है कि डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट। डेटा हमारी जो होती है वो इंडिविजुअल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट होती है। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इट इज ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली, इट इज ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग। कैसा रखता हो भाई? लॉजिकल मीनिंग रखता हो। तो हमारा ये क्या डिफरेंस चल रहा है अभी। तो अगर डेटा की बात फोर्थ पॉइंट में करें तो है कि इट इज मेजर्ड इन बिट्स। कैसे मेजर होता है इसमें? बिट्स में और बाइट्स में। अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन इज मेजर्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स। मीनिंगफुल यूनिट्स मतलब होता है लाइक टाइम, जैसे क्या? समय, क्वांटिटी हो गया किसी चीज़ का, एक्सेट्रा, इसी तरीके से। पाँचवें नंबर अगर बात करें हम डेटा की, तो रॉ डेटा इज इनसफिशियंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमारी रॉ डेटा होती है वो इनसफिशियंट होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग में ये सहायता नहीं कर पाती है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन एक सफिशियंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक सफिशियंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन को लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट होती है। अगर एग्जांपल की बात करें हम डेटा में, तो ऑल स्टूडेंट स्कोर इन द सेमेस्टर। जैसे क्या होता है कि सभी लोग सेमेस्टर में तो स्कोर करते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा एक डेटा हो गया। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिंगल पर्सन कितना परसेंटेज, कितना सीजीपीए, कितना एसजीपीए गेन किया है, उसको हम इन्फॉर्मेशन में रखते हैं। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, कितने लोग पास्ड हुए हैं एक ही सेमेस्टर में, कितने लोग फेल हुए, क्या वो हमारा क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन हो गया। तो चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। इंपॉर्टेंट है यार, इसको तो अच्छे से पढ़ लेना, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और हाँ दोस्त, अगर आपको इसका पूरा लेक्चर का वीडियो और फिर से देखना हो तो फिर से देख लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करना, हम आपको नोट्स डीएम कर देंगे।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बारे में समझते हैं। डिफरेंस इसका देखते हैं तो एक तरफ फाइल सिस्टम हमने लिखा हुआ है और एक तरफ डीबीएमएस लिखा हुआ है। ऐसे आप पेपर में भी करके आएँगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने के वो चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पहले फाइल सिस्टम के बारे में लिख देंगे 10 पॉइंट, फिर उसके बाद डीबीएमएस के बारे में 10 पॉइंट लिखेंगे, तो अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर ज़ाहिर-सी बात है कम मिलेगा। अगर आप डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो लाइन खींचिए बीच में, उसके एक तरफ फाइल सिस्टम लिखिए, दूसरी तरफ डीबीएमएस लिखिए, तो इस तरीके से क्या होगा आपका मार्क्स ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है? तो चलो बिना देरी करते हुए समझते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। पहला पॉइंट है कि फाइल सिस्टम यूजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। हमारा जो फाइल सिस्टम है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, रखता है भाई। डीबीएमएस की बात करें तो इट यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को यूज़ किया जाता है, रखता है डीबीएमएस में। अगर दूसरी बात करें फाइल सिस्टम की, तो ये फाइल सिस्टम कैन हैव अनस्ट्रक्चर्ड, इसका कोई स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होता है डेटा का। अगर डीबीएमएस की बात करें तो डीबीएमएस हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसके पास अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें, वी नो द लोकेशन ऑफ फाइल। हम फाइल सिस्टम में लोकेशन को आराम से पहचान जाते हैं कि ये फाइल किस जगह स्टोर हुई है। लेकिन डीबीएमएस में इसी को थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी हो जाता है इसी चीज़ के लिए। इन डीबीएमएस वी डोंट नो द लोकेशन, यानी कि हम लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं। मोर डेटा रिडंडेंसी, फोर्थ पॉइंट है कि डेटा जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिडंडेंसी होती है, इसमें रिडंडेंसी कम होती है। फाइल सिस्टम में अगर डेटा इज़ नॉट सिक्योर्ड, पाँचवें नंबर पे आता है कि डेटा इज़ नॉट सिक्योर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डेटा जो होता है वो सिक्योर्ड नहीं होता है फाइल सिस्टम, लेकिन डीबीएमएस में डेटा सिक्योर्ड होता है। छठवें नंबर की अगर बात करें तो नो कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी वर्ड आई है, इसको थोड़ा आप समझेंगे। कॉन्करेंसी कॉन्करेंसी यूनिट नंबर 5 में हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। ये पूरा पूरा का पूरा टॉपिक ही कॉन्करेंसी पे यूनिट नंबर 5 बना हुआ है। तो जो कॉन्करेंसी होती है वो फाइल सिस्टम में नहीं होती है, लेकिन डीबीएमएस में फॉलो करती है कॉन्करेंसी को। सातवें नंबर पे आता है देयर इज नो कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंड्री। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। फाइल सिस्टम में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। और देयर आर द कंस्ट्रेंट दैट आर मैनेज्ड बाय डीबीए। डीबीए मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेट हो, यानी कि कोई एक यूजर चला रहा हो उसको। जैसे मान लो ये एक घर बना हुआ है, ये एक घर बना हुआ है और इसकी ये बाउंड्री है। क्या ये बाउंड्री है? अगर इस घर में लोग रहेंगे तो क्या कहेंगे हम, घर में लोग रह रहे हैं और इस बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, यानी कि ये कंस्ट्रेन है। इसके बाहर जाएंगे तो बोल दिया जाएगा कि इस घर के बाहर हैं। ठीक है? या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, इस बंदे की होगी, यानी कि इसकी एक बाउंड्री है यहाँ तक। अगर इसके बाहर हम बात करें तो किसी दूसरे बंदे की होगी, जो कि दूसरी कंस्ट्रेन होगी। तो यही होता है, हमारी बाउंड्री होती है। यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये चूज़ कर सकता है कि हमको बाउंड्री यहाँ तक रखनी है कि यहाँ तक रखनी है। डेटाबेस में हो सकता है, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर समझ लिए। अब चलते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अगर हम आपको बता दें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 7 मार्क्स में अभी तक कई बार रिपीटेड हो चुका है। 3 टियर आर्किटेक्चर, ये 3 टियर आर्किटेक्चर कई बार रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आप 3 टियर आर्किटेक्चर बताएँगे, या तो ऐसा कर सकते हैं कि 3 टियर आर्किटेक्चर पहले बता दें, फिर उसके बाद डायग्राम छोटा-सा बना दें, फिर उसके बाद उसका टाइप बता दें। 3 टाइप का होता है, अभी हम लोग बारी-बारी समझेंगे इसको। तो अगर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखिए क्लाइंट होता है, क्लाइंट आता है। क्लाइंट क्या करता है कि कोई एक एप्लीकेशन है उसको भेजता है एप्लीकेशन सर्वर के पास, जिसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। और फिर इसके बाद प्रोसेस होती है डेटाबेस में, जो कि हम डीबीएमएस के अंदर रखते हैं। ठीक है? तो समझते हैं कि क्या कहता है कि इट इज सेपरेट्स स्पेयर फ्रॉम ईच अदर। कैसे? फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी। किस पे बेस्ड होती है? कम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड होती है, ऑन द यूजर एंड हाउ टू यूज द डेटा। यूजर कहता है कि डेटा को हमको कैसे यूज करना है, एंड प्रेजेंट इन द डेटाबेस, और डेटाबेस में प्रेजेंट कैसे करता है, ये कौन करता है? यूजर करता है। इट इज मोस्ट डिजाइन डेटाबेस इन द डीबीएमएस। ठीक है? दिस आर्किटेक्चर हैज डिफरेंट यूजर। ये आर्किटेक्चर क्या करता है? डिफरेंट यूजर विद डिफरेंट एप्लीकेशन। डिफरेंट यूजर डिफरेंट एप्लीकेशन, ये वर्ड जरूर लिखे आना आप लोग पेपर में कि जो डिफरेंट एप्लीकेशन होता है डिफरेंट यूजर के हिसाब से होता है। ठीक है? इट कैन बी यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? वेब एप्लीकेशन में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में। वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, इसको हम लोग यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ेंगे। ठीक?
अब हम बताते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर। ठीक, पहला होता है आपका डेटाबेस टीयर। डेटाबेस टीयर या डेटा टीयर, डेटाबेस टीयर कहो चाहे डेटा टीयर कहो, दोनों सही है। आप जैसे भी लिखे हैं पेपर में दोनों सही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस डेटाबेस रिसाइज, ये वर्ड पक्का लिखना आप लोग। ठीक है यार, इन दिस डेटाबेस रिसाइज along with the query process, कैसे, क्वेरी प्रोसेस लैंग्वेज। इट आल्सो हैव द रिलेशन, इसके पास अपना खुद का रिलेशन होता है, जैसे कि डिफाइन द डेटा एंड देयर कंस्ट्रेंट। डेटा को कैसे डिफाइन करता है, कंस्ट्रेंट के द्वारा, एट दिस लेवल, कि भाई इसकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। कौन डिफाइन करता है, डेटाबेस डेटा टीयर डिफाइन करता है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन, यानी कि इसको हम मिडिल टीयर भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा बीच में था, ये देखो, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट जो है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टीयर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एट दिस टीयर, इस टीयर में रिसाइज द एप्लीकेशन सर्वर एंड द प्रोग्राम्स, इसमें भी वही काम हो रहा है अभी तक। दैट एक्सेस द डेटाबेस फॉर अ यूजर, किसके लिए, यूजर के लिए। दिस टीयर प्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्शन, ये वर्ड देखो, जो ये टीयर होता है प्रेजेंट करता है क्या, एक एब्स्ट्रैक्शन, किसके कारण, ड्यू टू द डेटाबेस, डेटाबेस के कारण। एंड द यूजर आर अनअवेयर, यूजर क्या होता है, अनअवेयर होता है, ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स, किसी भी बाधा के, जैसे मान लो कोई बाधा आ रही है, कोई उत्पन्न आ रही है, तो उससे यूजर क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता कि ये आने वाला है। ऑफ द डेटा बियॉन्ड द एप्लीकेशन, द यूजर एंड द डेटाबेस tier is not aware of any other user beyond any application tier। ठीक है, hence the application layer sits in the middle and act as a mediator between the end user and database। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक बाउंड्री है और इधर से कोई एक चोर आ रहा है। ठीक है, मान लो चोर आ रहा है, थीप आ रहा है, इसके अंदर घुसना चाहता है, तो सबसे पहले तो गेट खोजेगा। ठीक, अगर तुम गेट पे गार्ड को बैठा दो भाई, गेट पे गार्ड को बैठा दो, या गेट पे कैमरे भी लगा दो, तो ये चोर अगर घर में घुसेगा तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। यही मीडिएटर का काम होता है, यानी कि जो तुम्हारा ये गार्ड होता है या कैमरा होता है, ये मीडिएटर की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, मीडिएटर की तरह। ये बता पाएगा कि आपके घर में चोर घुसे थे, या अच्छे इंसान गए हैं, या बुरे इंसान गए हैं, तो ये मीडिएटर के काम करेंगे। ठीक है, वही ये बताना चाहता है एप्लीकेशन मिडल टीयर। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, यूज़र, ये क्या होता है, यूज़र, यूज़र प्रेजेंटेशन टीयर, यानी कि हम लोग जो यूज़र हैं, हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा आपको। इंड यूज़र कॉर्पोरेट ऑन दिस टीयर, हाँ, एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस, और उनको कुछ भी नहीं पता होता है एग्जिस्टेंस के बारे में ऑफ द डेटाबेस। ठीक, ओके, अंदर क्या चल रहा है उनको थोड़ी ना पता होगा। बियॉन्ड दिस लेयर, एट दिस लेयर, इस लेयर पर मल्टीपल ड्यूज ऑफ द डेटाबेस कैन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन, मल्टीपल डेटाबेस को प्रोवाइड किया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। All the dues are separated by application that reside the application tier। ठीक है यार, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि थ्री टीयर क्या होता है। तो अगर थ्री टीयर पेपर में आ रहा है तो आप इतने अच्छे वे से आप लोग रिप्रेजेंट करके आइए कॉपी में, तो मार्क्स जो है वो तो अच्छे मिलेंगे ही आपको। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वन टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। भाई देखो, वन टीयर आर्किटेक्चर अभी तक तो 2 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, लेकिन 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें कुछ होता नहीं, उसमें समझ लो जैसे एक लोकल डेटाबेस है आपका और एक एप्लीकेशन है, बस इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशंस होती है, उसी को हम वन टीयर आर्किटेक्चर कहते हैं। थियरीज का देख लेते हैं। तो ये कहता है कि वन टीयर आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स, जो वन टीयर आर्किटेक्चर होता है वो इन्वॉल्व्स होता है ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, सभी सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट में रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, ऑन अ सिंगल सर्वर प्लेटफॉर्म। ये सिंगल सर्वर प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली, जैसे कि इट ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड होता है, इंटरफेस, मिडलवेयर एंड द बैकएंड डेटा इन अ वन प्लेस। एक ही प्लेस पे मिडलवेयर भी होगा और एक ही प्लेस पे बैकएंड भी होगा। तो वन टीयर उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए थ्री टीयर का आविष्कार हुआ, जन्नी हुआ भाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि थ्री टीयर हमारा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इट इज़ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्टेड वे, ये बहुत सिंपल और डायरेक्टेड वे होता है आप द एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, बस इतना सा अगर आ रहा है तो 2 मार्क्स में इतना लिख देना बहुत है, 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर पे आता है स्कीमा, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको आप लोग पढ़ के ही जाइए, पढ़ के जाइए भाई, हिंदी थोड़ा सा जाइए। ठीक है, इसी प्रकार लिख दे रहा हूँ, पढ़ के जाइए इसको आप लोग। 7 मार्क्स के आने वाले हैं, रिवील कर दे रहा हूँ इसकी मैं इस बार।
इट इज़ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का। हाँ, इट इज़ द ब्लूप्रिंट। क्या होता है ये भाई? ये ब्लूप्रिंट होता है डेटाबेस का। और स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, और ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए एंड कैसे स्टोर किया जाए इन द डेटाबेस। स्कीमा क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कौन बताता है? स्कीमा बताता है। इट इज आउटलाइंस द टेबल्स। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, व्यू होते हैं एंड अदर एलिमेंट विद इन द डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर अदर एलिमेंट भी होते हैं। इसके आगे है कि इट इज स्पेसिफाइज द रूल्स। ये स्पेसिफाई क्या करता है? रूल्स को दैट गवर्न्स द डेटा इंक्लूडिंग इट्स टाइप्स, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप। ठीक। अब हम लोग थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। अगर थ्री थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पूछ रहा है तो उसके पहले आप स्कीमा को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर उसके बाद थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को बताइएगा। इसमें कुछ होता नहीं। इसमें सबसे पहले मान लीजिए एक्सटर्नल स्कीमा इधर ऊपर रहेगा आपका। एक्सटर्नल स्कीमा उससे कनेक्ट होते हैं, इसको व्यू लेवल कहते हैं हम लोग। एक्सटर्नल स्कीमा को व्यू लेवल कहते हैं, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद इसमें आता है कंसेप्चुअल स्कीमा। क्या आता है? कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। कंसेप्चुअल को हम लोग लॉजिकल लेवल कहते हैं और फिजिकल को हम लोग इंटरनल लेवल कहते हैं। ठीक। और एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपका इधर लगा होता है, और इधर डेटाबेस होता है जिसमें सभी डेटा स्टोर होती हैं। ठीक। ये आपका डायग्राम हो गया। अब हम आगे थ्योरी में बताएंगे कि वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले थ्री समझ लीजिए कि थ्री स्कीम आर्किटेक्चर होता क्या है। इट इज़ ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये क्या होता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है यूज डिस्क्राइब हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए इन अ डेटाबेस। ठीक। इट डिवाइड्स द डेटाबेस इनटू थ्री डिफरेंट लेवल। तीन डिफरेंट लेवल में डेटा को डिफाइन करता है। पहला होता है, फर्स्ट होता है आपका व्यू लेवल और एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम लोग कहते हैं व्यू लेवल, जिसको देख पाए भाई। एक्सटर्नल स्कीमा भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें होता है डिफाइंस। ये क्या डिफाइन करता है? हाउ इंडिविजुअल यूजर्स, अलग अलग यूजर्स और यूजर ग्रुप्स, या यूजर का जो ग्रुप्स हो या इंडिविजुअल यूजर हो, व्यू व्यू द डेटा, डेटा को कैसे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द यूजर परस्पेक्टिव एंड फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर वाइल हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस। क्या करते हैं? हाइडिंग करते हैं रेस्ट ऑफ द डेटाबेस को फ्रॉम दैट यूजर। इट डिस्क्राइब द इंड यूजर डेटाबेस सिस्टम। इसको हम लोग इंड यूजर डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कंसेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल। ठीक। इसमें क्या होता है भाई? डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ टेबल्स। टेबल्स कंसिस्ट करता है आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं इन अ वेरियस वे विथ ईच टेबल कंटेनिंग रोज। क्या होता है? रो ऑफ द डेटा आर लॉजिकली रिलेटेड टू द फील्ड। फील्ड में रो जो होती है हमारी प्लेस्ड होती है। इसके बाद आता है डिजाइनिंग द डेटाबेस एंड डिटरमाइनिंग द टेबल इज कम्प्लेक्स। डिजाइनिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को डिजाइन करना और डिटरमाइन करना टेबल को कम्प्लेक्स टास्क होता है। किसमें? कंसेप्चुअल स्कीमा में। विच प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ए सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। और यही कारण है कि कंसेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा इस चीज को कम्प्लेक्स से इजी बना देता है। इट शिफ्ट्स, ये शिफ्ट करता है बिटवीन द इंटरनल स्कीमा रिप्रेजेंट इंटायर डेटाबेस वाइल हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। क्या हाइड करता है? फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को हाइड करता है। इसके बाद थर्ड आता है आपका इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। ठीक। इसमें क्या होता है भाई? ये डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन अ फिजिकल लेवल, यानी कि फिजिकल लेवल में डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, कौन बताता है? इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेवल। दिस स्कीमा डिफाइंस द फाइल स्ट्रक्चर। यह स्कीमा क्या होती है? डिफाइन करती है फाइल स्ट्रक्चर को एंड द एक्चुअल स्टोरेज मैकेनिज्म यूज्ड बाय द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्चुअल स्टोरेज मैकेनिज्म कैसे होती है, ये कौन बताता है? इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेवल। इट फोकसेस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ डेटा अप्रूवल एंड फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। तो यार, अगर थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पूछ रहा है या स्कीमा 7 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप लोग इतना वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड करेंगे जिससे कि हम लोग अच्छे से मार्क्स को गेन पर कर पाएँ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर पे हम लोग देखते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंसीज क्या होती हैं भाई। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 7 मार्क्स, स्टार कर लो, 3 स्टार, 5 स्टार, जो भी करना है आपको कर लो। ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप में जैसे थ्री स्कीम आर्किटेक्चर में हमने देखा, लगभग लगभग वैसे ही होता है। इसमें यूज़र जो होते हैं सब अटैच होते हैं किससे? व्यू लेवल से और कंसेप्चुअल स्कीमा से। हमारा व्यू लेवल और कंसेप्चुअल स्कीमा मिलके लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज बनती है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज, इसके
अगले स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज किस पे वर्क करती है और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज किस पे वर्क करती है। तो उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्कीमा। ठीक, तो कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा को मर्ज अगर कर दें तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज बनती है। उसके बाद हमारा आता है डेटा बेस। अगर डायग्राम अगर बनाना हो आपको तो इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल 7 मार्क्स गारंटेड है कि अगर आप डायग्राम ही अच्छे से बना देते हैं तो आपको 7 मार्क्स पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंसीज क्या होती है भाई। चलो, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड टू स्कीमा एट वन लेवल, यानी कि स्कीमा को मॉडिफाइड करने के लिए हम लोगों ने डेटा इंडिपेंडेंसीज डीआई का खोज किया है एट वन लेवल ऑफ द डेटाबेस विदाउट रिक्वायरिंग चेंजेस टू द स्कीमा एट द हायर लेवल। ठीक, these separations of concern allow for greater flexibility and easier maintenance of the database. There are two primary types, दो primary types हैं डेटा इंडिपेंडेंसीज के। कौन कौन से भाई? फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी जो होती है वो हमारी डेटा पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है भाई? डेटा पे। डेटा पर वर्क के लिए क्या होता है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज? इट अलाउज चेंज टू मेक ऑफ इंटरनल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग टू द कंसेप्चुअल स्कीमा। ठीक, बिना अफेक्ट किए कंसेप्चुअल स्कीमा को ये इंटरनल स्कीमा में चेंजेस को कर लेता है। जैसे कि क्या क्या चेंजेस होता है भाई, देखो। पहला है आपका मॉडिफाइंग स्टोरेज डिवाइसेस। जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप फाइल ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि चेंजिंग डेटा। डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, या एक्सेस मेथड को भी हम चेंज कर सकते हैं। एडिशन, रिमूविंग, मॉडिफाइंग इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे एडजस्टिंग डेटा कंप्रेशन टेक्निक, यानी कि हम डेटा को कंप्रेस भी करके एडजस्ट कर सकते हैं उसको। किसमें भाई? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी में। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी जो होती है वो हमारे किस पे वर्क करती है? डेटा पे वर्क करती है। अब आगे हम लोग आने वाले हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी जो होती है वो टेबल पर वर्क करती है। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो डेटा पे, यानी कि टेबल के अंदर जो डेटा होती है उस डेटा पे फिजिकल इंडिपेंडेंसीज वर्क करती है। अगर हम लॉजिकल डेटा की बात करें तो वो टेबल पे वर्क करती है, यानी कि जो बाहर का पूरा टेबल बना होता है, कॉलम रो वो सब उस पे वर्क करती है। ठीक, तो अगर इसकी थ्योरी देखो तो ये कह रहा है कि इट इनेबल्स चेंजेस टू द कंसेप्चुअल स्कीमा। किस पे? कंसेप्चुअल स्कीमा पे, विदाउट रिक्वायरिंग मॉडिफिकेशन इन द एक्सटर्नल स्कीमा एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? एडिंग ए न्यू कॉलम इनटू द टेबल, यानी कि टेबल में हम लोग एक नए कॉलम को भी बना सकते हैं। ठीक, टेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं? नए कॉलम को भी क्रिएट कर सकते हैं। मर्जिंग टू टेबल्स इनटू अ व्यू, यानी कि दो टेबल अगर आपके पास है तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग एंड एडजस्टिंग टेबल इनटू टू, यानी कि स्प्लिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें किसमें? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसीज में, जो कि किस पे वर्क करता है? टेबल पर वर्क करता है। ठीक है, अगले नंबर पे हम लोग करने वाले हैं इंस्टेंसेस पे वर्क। ठीक, किस पे करने वाले हैं भाई? इंस्टेंसेस पे वर्क करने वाले हैं। इंस्टेंसेस को देखते हैं क्या होता है। कि इंस्टेंसेस कहता है कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो कि स्टोर करता है किसको? डेटाबेस को। एट द पार्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंसेस। इस पार्टिकुलर मोमेंट को हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंसेस कहते हैं ऑफ द डेटाबेस को। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? डेटा एंड डेटा लैंग्वेजेस। तो यार ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्टार देना हो यार दे लो। ये भी कि ट्यू में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये पूछा जा चुका है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। डेटा लैंग्वेजेज होता है, देखो इधर हमने इंपॉर्टेंट पहले से लिख दिया हुआ है। डेटा लैंग्वेजेस 4 प्रकार का होता है: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। ये बेसिकली एक कमांड लैंग्वेज होती है। ठीक है, डीडीएल में हमारा क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है, रीनेम आता है। बारी बारी से भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि होता क्या है। डीबी डीएमएल की बात करें तो इसमें सेलेक्ट आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है और डिलीट आता है। और डीसीएल की बात करें तो ग्रांट, रिवोक। और टीसीएल की बात करें तो कमिट और रोल बैक। ठीक है, जितने सारे टॉपिक्स हैं अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको तुरंत समझने वाले हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें जो है वंस डेटा इज स्टोर्ड और फिल्ड, यानी कि एक बार अगर डेटा स्टोर या फिल्ड हो जाए तो इट रिक्वायर्स मैनिपुलेशन। उसमें कई सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, जैसे कि इंसर्शन,
इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, अपडेशन क्या होता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा। फॉर दीज ऑपरेशंस अ सेट ऑफ लैंग्वेज आर प्रोवाइडेड बाय द डीबीएमएस। तो जो हमारे कमांड होते हैं वो इसी डेटा लैंग्वेज के अंदर लिए जाते हैं, जिससे कि हम लोग अगर एक बार टेबल को बना दें तो उसमें अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो हमारे डेटा लैंग्वेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीडीएल क्या होती है, यानी कि जो हमारी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज होती है, डीडीएल। डीडीएल के बारे में समझेंगे हम लोग। जो हमारी होती है फुल फॉर्म इसका होता है डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ये क्या क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ स्पेशल कमांड। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ स्पेशल कमांड होता है जो कि अलाउज करता है डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड द मेटा डेटा, यानी कि जो हमारा मेटा डेटा है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है डेटाबेस में। दिज कमांड्स कैन बी यूज्ड, इस कमांड्स का हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस की स्ट्रक्चर सच एज स्कीमा, टेबल्स, स्ट्रक्चर, इन सारे चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है क्रिएट। पहला हमारा क्या होता है, क्रिएट। क्रिएट के अंदर क्या होता है, क्रिएट कमांड। जो हमारा क्रिएट कमांड होता है किसके लिए यूज होता है, टू क्रिएट द डेटाबेस, टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज, प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स। ट्रिगर्स जो होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। आई थिंक यूनिट नंबर 4 में या 3 में है, तो वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अल्टर। सेकंड पार्ट हमारा आता है अल्टर। यूजिंग अल्टर कमांड, अल्टर कमांड का यूज करके हम लोग वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इन विच, जिसमें वी कैन चेंज द डेटाबेस नेम, डेटाबेस का हम लोग नाम, ऐड और डिलीट कॉलम्स, यानी कि हम लोग डेटाबेस में क्या क्या कर सकते हैं भाई, नेम को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं किसको, कॉलम्स को। ठीक है, थर्ड में आता है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप का काम क्या होता है, ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिस्ट्रॉय द टेबल, यानी कि अगर हमको पूरी की पूरी टेबल डिस्ट्रॉय करनी हो तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। ठीक, आता है इसके बाद हमारा अगला आता है कि ट्रनकेट क्या होता है। तो ट्रनकेट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, यानी कि टेबल के अंदर जितने सारे रिकॉर्ड्स हैं उसको डिलीट करने के लिए हम लोग ट्रनकेट का यूज करते हैं। ठीक, और ड्रॉप का पूरा टेबल हटाने के लिए ड्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रीनेम। रीनेम क्या होता है, रीनेम कमांड इज यूज्ड, रीनेम का कमांड जो हम लोग यूज करते हैं टू चेंज द कॉलम, यानी कि कॉलम के अंदर कुछ चेंज, जैसे कि नेम, व्यू, व्यू नेम, नेम हो गया, व्यू नेम हो गया, इंडेक्स नेम हो गया, टेबल नेम हो गया, इटसेट्रा। ये हमारे किसके अंदर आते हैं, डीडीएल के अंदर आते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है चेंज करना। ठीक है, डीएमएल के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएमएल कहता क्या है कि डीएमएल कमांड्स डील्स विद डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट्स जनरली कॉल्ड एज सेट एट अ टाइम। ठीक, डीएमएल इज ए लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है जो कि इनेबल्स अ यूजर टू एक्सेस मैनिपुलेशन डेटा। क्या क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको देखते हैं। पहले में आता है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड इज यूज टू सेलेक्ट एंड रिट्रीव, सेलेक्ट और रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, दूसरा आता है इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है भाई, इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट द डेटाबेस, यानी कि इंसर्ट कमांड हम डेटाबेस को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा अपडेट, अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट द डेटा एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, चौथा आता है डिलीट। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड, यानी कि हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए काम में आता है हमारा। ठीक, ये हमारे चार प्रकार के होंगे, कौन से, डीएमएल। ठीक, इसके बाद आता है डीसीएल, यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या होता है, इट इज सेट ऑफ स्पेशल लैंग्वेज commands that is used to control the user privileges, यूजर के privileges in the database system। privileges क्या होते हैं, जैसे देखो, the user privileges includes, privileges ये होते हैं all, create, select, insert, update, delete, execute। इस प्रकार के हमारे जो भी कमांड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, privileges बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का दो टाइप्स आता है, एक ग्रांट एक रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है कि एक्सेस को लेना। ठीक है, किसी भी डेटाबेस से एक्सेस को लेना। जैसे देखो, इट यूजेस टू प्रोवाइड द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस देना, यानी कि एक्सेस देना या लेना मतलब, या किसी से हम एक्सेस लें या हम किसी को एक्सेस दें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांट कहते हैं। और रिवोक का मतलब होता है कि एक्सेस को वापस ले लेना, दिए गए एक्सेस को वापस ले लेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिवोक कहते हैं। जैसे कि इट इज यूज टू रिमूव, यानी कि रिमूव करना, हटा देना या कैंसिल कर देना। प्रिविलेजेस ग्रांटेड permissions, previous granted permission from the user on database object। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्या आता है, टीसीएल। ये डेटा लैंग्वेज चल रहा है अभी। टीसीएल आता है। टीसीएल क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें क्या क्या लैंग्वेज में कंट्रोल किए जा सकते हैं, वही चीज़ है हमारा। तो ये कहता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इट इज ए सेट ऑफ स्पेशल कमांड, ये एक प्रकार का स्पेशल कमांड होता है जो कि डील्स विद ट्रांजेक्शंस विद इन द डेटाबेस। ठीक,
द मॉडिफिकेशंस परफॉर्म यूजिंग डीएमएल, डीएमएल के द्वारा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो कि रोल बैक विद द हेल्प ऑफ टीसीएल कमांड। ठीक है, रोल बैक अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कमिट। कमिट का मतलब होता है सेव करना। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, कमिट का मतलब होता है सेव करना। इट इज यूज टू परमानेंटली save all the modifications, permanently save all the modification done by the DML कमांड। DML कमांड के द्वारा जितने भी कमांड्स जो परफॉर्म किए गए हैं उसको हम लोग सेव करने की प्रक्रिया को ही कमिट कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है रोल बैक। रोल बैक क्या होता है? इट इज यूज टू अनडू। अनडू मतलब होता है फिर से चालू करना। ठीक है, द ट्रांजेक्शंस दैट हैव नॉट ऑलरेडी डील विद द परमानेंटली सेव टू द डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस में अगर कोई भी चीज परमानेंटली सेव नहीं हुई तो उसको अनडू कर दे या रोल बैक करके फिर से उसको कमिट करने के लिए भेज दें। ठीक, अब 14th नंबर पे आता है डीबीएमएस इंटरफेस। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ट्रांजेक्शन टीसीएल तक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीबीएमएस इंटरफेस क्या होता है। भाई दो मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक लेकिन ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ये बन सकता है। ठीक, अभी तो डीबीएमएस इंटरफेस क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, लेकिन 7 मार्क्स में अगर पूछेगा तो क्या आपको लिखना है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले इंटरफेस होता क्या है? डीबीएमएस इंटरफेस इज अ प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू क्वेरी द डीबीएमएस विदाउट राइटिंग द कोड्स इन द क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, अब इसमें कई प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं मेन्यू बेस्ड इंटरफेस क्या होता है। दिस इंटरफेस प्रेजेंट द यूजर विथ अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट लीड द यूजर थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिक्वेस्ट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? सर्चिंग एन आइटम शॉपिंग वेबसाइट। जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट पे गए हैं, तो वहाँ पे आप सर्च करते हैं कि हमको ये वाला शूज़ दिखा दो, ये वाला बैग दिखा दो। तो वही क्या होता है? मेन्यू बेस्ड इंटरफेस होता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। फॉर्म बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? फॉर्म बेस्ड इंटरफेस डिस्प्लेज द रिजल्ट टू द यूजर इन अ सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक में पता चल जाता है कि हम लोगों ने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इन विच यूजर फिल द एंट्रीज गिवन ऑन द फॉर्म एंड गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। सबसे पहले क्या आता है? रिजल्ट फ्रॉम अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट से जैसे हम लोग रिजल्ट देखते हैं, भाई क्यूटीयू का रिजल्ट आ गया, तुरंत हम लोग चले जाते हैं क्यूटीयू ईआरपी, लॉग इन करते हैं, फिर देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या रहा है क्या नहीं। ठीक, इसके बाद थर्ड आता है जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? जीयूआई बेस्ड इंटरफेस डिस्प्लेस अ स्कीमा टू द यूजर इन अ डायग्रामेटिकली। डायग्राम दिया होता है उससे ज़्यादा समझने में आसानी होती है। फॉर्म एंड यूजर कैन स्पेसिफाई द क्वेरी बाय मैनिपुलेटिंग द डायग्राम। जैसे एग्जांपल देखो यार, वाचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। हम लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं? किसी वीडियो को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं हम लोग? ठीक है, देखते हैं यार। देखने के बाद क्या करते हैं? उसको सब्सक्राइब करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते हैं। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग लाइक और डिसलाइक, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिसलाइक दे देते हैं। यार ऐसा मत करना प्लीज़, डिसलाइक मत दो। अगर लाइक नहीं दे सकते हो तो डिसलाइक डिसलाइक भी नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरी सजेशन है कि आप लाइक ही दीजिए या तो मत दीजिए। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी दे सकते हैं, डिसलाइक भी दे सकते हैं और कमेंट्स भी लिख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट्स लिख देते हैं, लेकिन आप मत लिखना भाई मेरे वीडियो में। ठीक है, अच्छे कमेंट्स डालो, कैसे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ उसको भी लिखो आप लोग। ठीक है, और ठीक ठाक कमेंट लिखो यार, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो बना सकें। ठीक है, चलो यार अगली बात करते हैं, ये सब बात होती रहेंगी। तो फोर्थ नंबर पे आता है नेचुरल बेस्ड इंटरफेस। ये कैसी इंटरफेस होती है? इट हैज़ डिक्शनरी टू इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट इन एनी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। ठीक, कैसे देखो, सर्चिंग बेस्ट 5G फ़ोन इन इंडिया फ्रॉम द गूगल। ठीक, गूगल से हमने क्या सर्च किया कि बेस्ट 5G फ़ोन कौन सी है, तो हमारे पास एक लिस्ट बन के आ जाती है, आईफोन की है, सैमसंग है, ठीक है, आईक्यू है, इस प्रकार के कई सारे वीवो, हालांकि वीवो ही आईक्यू की है, तो बहुत सारे ऐसे कुछ लिख के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? नेचुरल बेस्ड इंटरफेस होती है। इसके बाद आता है आपका पांचवा नंबर, आता है ई नंबर, इंटरफेस फॉर डीबीए। डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या इंटरफेस का काम होता है? देखो, डेटा बेस इंटरफेस इज ए यूजर इंटरफेस और सेट ऑफ टूल्स जो कि अलाउ करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेज, कंट्रोल, मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है डेटाबेस सिस्टम को। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डीबीएमएस इंटरफेस क्या होता है यार, तो आप प्लीज़ इतना लिख के आ जाना। 7 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। अगर 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप डेटाबेस इंटरफेस क्या होता है उसको समझा दीजिएगा, बाकी 5 पॉइंट्स एक-एक लाइन में लिख दीजिएगा, बस 2 नंबर आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि 15 नंबर जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। लास्ट एकदम टॉपिक है भाई, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डेटा मॉडल्स क्या होता है? अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगर ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, इफ आस्क्ड इन 7 मार्क्स देन व्हाट आई डू, तो हम लोग को करना क्या चाहिए? व्हाट वी डू नॉट व्हाट आई डू। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग को क्या करना चाहिए ये देखना है। ठीक है,
डेटा मॉडल्स आर यूज टू, डेटा मॉडल्स का किस लिए यूज किया जाता है? हाउ द डेटा इज स्टोर, डेटा को कैसे स्टोर करना है? हाउ डेटा इज कनेक्टेड, डेटा को कैसे कनेक्ट करना है? हाउ डेटा इज एक्सेस, डेटा को एक्सेस कैसे करना है? एंड हाउ द डेटा इज अपडेट, और डेटा को अपडेट कैसे करना है किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटा मॉडल्स के अंदर इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे अपडेट करना है, ये कौन बताता है भाई? हमारा डेटाबेस मॉडल बताता है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट टाइप में हम लोग देखते हैं कि इसका टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल में पहला टाइप क्या है? हायरार्कियल मॉडल सिस्टम। हायरार्कियल मॉडल सिस्टम में क्या होता है भाई? हायरार्कियल मॉडल सिस्टम आर द फर्स्ट डीबीएमएस। हायरार्कियल मॉडल सिस्टम जो होता है हमारा पहला डीबीएमएस सिस्टम था एंड डेवलप्ड बाय आईबीएम। किसने डेवलप किया था भाई? आईबीएम। आईबीएम एक कंपनी होती है जो कि 1950 में इन्होंने ये हायरार्कियल मॉडल डेटा मॉडल्स को क्या किया था? डेवलप्ड किया था। ठीक है, इसमें क्या उन्होंने बताया कि इट ऑर्गेनाइज डेटा इन हायरार्कियल ट्री स्ट्रक्चर। जो भी डेटा होती है वो ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होती है। रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड विथ सुपेरियर रिकॉर्ड्स एंड डिपेंडेंट। कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ईच रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पेरेंट, यानी कि प्रत्येक रिकॉर्ड के पास अपना एक खुद का पेरेंट होता है। एंड रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड। आप लोगों ने डीएस पढ़ा होगा, डीएस में देखे होंगे कि वहाँ पे एक ट्री होती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक ट्री है, उससे उसके पेरेंट से 2 चाइल्ड होते हैं, उसके पेरेंट से कई सारे, इस तरीके से मतलब 2 चाइल्ड नहीं कई चाइल्ड हो सकते हैं। तो यही वाला जस्ट मेथड लग रहा है इसमें किसमें? हायरार्कियल मॉडल में। ठीक है? जैसे एग्जांपल अगर हम समझें हायरार्कियल मॉडल की, तो सबसे पहले अगर हम लोग व्हीकल लेते हैं, व्हीकल्स, ठीक है? तो व्हीकल में आपका टू व्हीलर भी आ सकता है, फोर व्हीलर भी आ सकता है, उसके बाद एट व्हीलर, 16 व्हीलर कुछ भी आ सकता है भाई। लेकिन हम आपको 2 चीज़ बता रहे हैं कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अगर हम देखें, डिवाइड कर सकते हैं तो टू व्हीलर्स में आपका बाइक आ सकता है, स्कूटर आ सकता है, ठीक। फोर व्हीलर में कार आ सकती है, ट्रैक्टर आ सकता है, मिनी बस आ सकती है। और कार में अगर हम सब डिवाइड करें तो एसयूवीज कार जैसी हो गई, टाटा की कार हो गई, बहुत सारी कारें हैं। जो कि हायरार्कियल मॉडल हमको ये बताता है कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप पे पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का टाइप है कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। ठीक, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल वाज क्रिएटेड बाय एएनएसआई। नेटवर्क मॉडल को किसने बनाया था? एएनएसआई ने बनाया था। प्लस और कौन लोग थे? डेटाबेस टास्क ग्रुप, और डेटाबेस के टास्क के जो ग्रुप थे 1960 में नेटवर्क मॉडल बना था। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्कियल मॉडल। ये हायरार्कियल मॉडल का विस्तार रूप है। ठीक है, हायरार्कियल मॉडल क्या है भाई? एक्सपेंड एक्सटेंशंस है, यानी कि एक्सपैंड वाला रूप है। नेटवर्क मॉडल्स ऑल्सो है पेरेंट चाइल्ड। नेटवर्क मॉडल के पास भी अपना एक खुद का चाइल्ड होता है, रिलेशनशिप एंड चाइल्ड कैन हैव, और चाइल्ड के पास भी मोर देन वन पेरेंट, यानी कि चाइल्ड के पास भी एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, दिस मॉडल कैन डिफाइन द कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा सिस्टम। देखो जैसे एग्जांपल अगर हम इसका देखें, ये हमारा एग्जांपल एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग एक ही टू में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, प्रोजेक्ट तो करते ही हैं। कितना प्रोजेक्ट करते हो तो आपको भी पता होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट वन, अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट वन होता है। एक सेमेस्टर में कितने कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो जैसे हम लोग प्रोजेक्ट वन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट टू भी कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट वन में जो हमारा डिपार्टमेंट ए के लिए भी काम करेगा, डिपार्टमेंट बी के लिए भी काम करेगा, डिपार्टमेंट सी के लिए भी काम करेगा, और प्रोजेक्ट टू भी डिपार्टमेंट वन टू थ्री के लिए काम करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नेटवर्क मॉडल हो गया। तो इसके बाद भाई 15 टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट लिखें, अच्छा कमेंट लिखें भाई। लाइक करें, डिसलाइक मत करना यार, लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट अच्छे से लिखो और मोटिवेट करो हम लोगों को कमेंट्स में लिख के कि अच्छा लग रहा है चैनल पे जो भी आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगला वीडियो को अभी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ठीक है, इसी के बाद से कंटिन्यू करेंगे, और उसमें पीवाईक्यू भी हो सकेगा तो कवर कर लेंगे, और जो एक दो क्वेश्चन कवर कर लेंगे उससे आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से। अगर न्यूमेरिकल आता है तो अगर न्यूमेरिकल इसमें होंगे तो एक दो न्यूमेरिकल भी हम कवर कर लेंगे। जो आई थिंक तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं होने चाहिए। इस चैप्टर में बस थियरी है, प्लस क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं इसको हम लोग आप लोग को रिवील कर देंगे। ठीक है, बाय बाय यार।